हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं अब स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक, जिसका नेम है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों इसमें जानेंगे होते क्या हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ये सब जानेंगे दोस्तों। और सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक करिए तो उसके सबसे पहले बेसिक्स समझिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तभी आगे बढ़िए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है आगे। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपका कल जो टॉपिक हुआ होगा तो वो आपने देख लिया होगा, और आज जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मान लो ये कोई क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई क्षेत्र है दोस्तों, इसके बाहर ये क्षेत्र है और इसके बाहर ये क्षेत्र है। तो दोस्तों ये क्षेत्र है, तो इसमें मैंने आपको बताया था एलिफेंट रिजर्व में तो ये होता है दोस्तों क्या, ये होता है आपका कोर एरिया। इसे क्या कहते हैं, कोर एरिया। अब दोस्तों जो कोर एरिया होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों केवल जानवर रहते हैं तथा सही है। और जैसे कोई भी नेशनल पार्क बनेगा यहाँ जानवर रहते हैं, बस यहाँ जानवर रहते हैं। आपको पता ही, जैसे एलिफेंट रिजर्व में केवल एलिफेंट रहते थे तो यहाँ जानवर रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ, और दोस्तों जो भी नेशनल पार्क बनेगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी तो वो दोस्तों कोर एरिया में ही बनेगी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है और इसके बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्षेत्र के बारे में। तो अगला क्षेत्र दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, तो अगला क्षेत्र दोस्तों मैंने आपको बताया था ये वाला, ये वाला। तो ये वाला क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका बफर एरिया, बफर एरिया। ठीक है, यहाँ क्या होता था, तो यहाँ दोस्तों पहले ही बताया था, तो यहाँ दोस्तों होता है जो स्थानीय लोग होते हैं, मतलब वहाँ की जो स्थानीय जनजाति होती हैं उन्हें आने की अनुमति होती है यहाँ। ठीक है, स्थानीय जनजाति जो होती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है दोस्तों उसमें एक क्षेत्र और होता है। ठीक है, कौन सा, बस इसमें एक क्षेत्र बढ़ जाता है, अब वो ही जानना है कौन सा, ये वाला क्षेत्र। ये दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एरिया ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, ये होता है दोस्तों एरिया ऑफ कोऑपरेशन। अब ये क्या होता है, अब ये दोस्तों वो एरिया होता है जहाँ पर सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कें बनती हैं यहाँ पे, और यहाँ पर पर्यटन अलाउड होता है। क्या, पर्यटन अलाउड होता है, मतलब पर्यटक जो लोग होते हैं वो यहाँ घूम सकते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लो जैसे ये एरिया ऑफ कोऑपरेशन हो गया, यहाँ पे मान लो चारों ओर ये सड़क बनी है। ठीक है, अब किसी को भी मान लो इसे पूरा बायोस्फीयर रिजर्व घूमना है, ठीक है, या नेशनल पार्क घूमना है, तो क्या करेगा वो, तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा, अंदर होगा कोर एरिया में, तो वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से कोई वैन वगैरह लेगा और जो वहाँ चलती हैं मतलब, तो वहाँ लेगा वैन वगैरह, सफारी पूरी करेगा इसकी, पूरे घूमेगा इसे। और क्या होगा, और ये पूरा घूमा तो दोस्तों इसे बाहर बाहर केवल ये जो दुकानें वगैरह होंगी ये सब दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों अगर इसे और भी अंदर जाना है, मतलब इस एरिया में, तो इसे अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, किससे, जिस बायोस्फीयर रिजर्व में ये जा रहा है वहाँ से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसकी अलग से बुकिंग करानी पड़ेगी। ये तभी अंदर जा पाएगा इस एरिया में, तभी ये घूम पाएगा। क्योंकि दोस्तों इस एरिया में कौन रहता है, इस एरिया में रहते हैं जानवर, तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए इसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी और इसके साथ गार्ड भी जाएंगे इसे घुमाने। ठीक है, तो उसका अलग से चार्जेस जाते हैं। तो दोस्तों आपको अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कोर एरिया के अंदर का क्षेत्र होता है जहाँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये सब आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों आपके लिए इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अब आप एलिफेंट रिजर्व भी पढ़ चुके, टाइगर रिजर्व भी पढ़ चुके, नेशनल पार्क्स भी पढ़ चुके। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बाद अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व
के अंदर ही आती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको इन सब के बाद में करा रहा हूँ, उसका बस एक ही रीज़न है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या है दोस्तों वो 18 है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में? 18। अब इनमें से दोस्तों जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है वो ऐसे हैं जो बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं, मतलब इन्हें जैसे यूनेस्को होता है दोस्तों, तो यूनेस्को को जो फंड देता है वो कौन देता है? जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है कोई स्थल, तो उसे फंड कौन देता है? यूनेस्को देता है। अब ऐसे ही जैसे अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है वो बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो इसकी एक संस्था है दोस्तों, बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपकी लौसाने स्विट्ज़रलैंड में। ये लौसाने स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, तो इसे वो फंड देगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है वो ऐसे हैं, इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तभी इसे बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को लाया जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी ऐसे इसकी होती हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों 18 में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, लेकिन 7 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं दोस्तों जो डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब जिन्हें दर्जा नहीं मिल पाया है किसका? बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। तो ये 7 ऐसे हैं जो कम डेवलप हैं, किससे? बर्ड नेटवर्क में जितने आते हैं उनसे। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो कौन सा था? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों और जानते हैं कौन से राज्य में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। चलिए चलिए तो दोस्तों सबसे पहला आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में दोस्तों एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका नाम जो नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी जो चोटी है दोस्तों, 23rd चोटी है, 23वीं ऐसी चोटी है जो हाईएस्ट पीक है, मतलब 23वीं सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। 23rd हाईएस्ट पीक है तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है, नंदा देवी। और नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में। आपने जब नेशनल पार्क पढ़े होंगे तो ये वीडियो देखी होगी, वो वाली वीडियो। तो दोस्तों अगर आपने नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व ये सब टॉपिक पढ़े हैं, आप इस टॉपिक को तभी समझ पाएंगे दोस्तों, आगे से अन्यथा आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। ये सब दोस्तों जो टॉपिक हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। और अगर आपने एक चीज़ क्लियर करके समझ ली अच्छे से, तो आपको आगे की चीज़ अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सब आपका हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो आगे दोस्तों है मेघालय। तो मेघालय में भी दोस्तों एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जो है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। जो दोस्तों नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्या है? नोकरेक जो है दोस्तों, वो नोकरेक जो है नोकरेक जो है दोस्तों वो नोकरेक जो है नोकरेक जो है वो गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका नाम इसके नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ नोकरेक नेशनल पार्क भी है, नोकरेक रिज आपको पढ़ाया था मेघालय वाला, तो वही। तो दोस्तों आप देखिए बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों ऐसा है, कोई कोई जो टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, तो तीनों हैं। तो जब तक आप ये टॉपिक नहीं पढ़े होगे तीन, तब तक आप नहीं समझ पाओगे और ना ही याद रख पाओगे। तो दोस्तों एक दूसरे से चीज़ें याद होती हैं जीएस में, तो ये बात ध्यान रखें। दोस्तों अगला आता है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार में दोस्तों एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और दोस्तों इसमें ग्रेट निकोबार में नेशनल पार्क भी आते हैं, कौन से? कैंपल वे और गैलाथिया नेशनल पार्क, कैंपल वे वाला नेशनल पार्क और गैलाथिया वे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगले राज्य दोस्तों 3 आते हैं, तीनों में ये बायोस्फीयर रिजर्व फैले हैं। मतलब मान लो ये तमिलनाडु है, मान लो ये तमिलनाडु,
ये मान लो ये राज्य है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका क्या होगा, और मान लो ये है कर्नाटक, ठीक है, और ये है मान लो आपका केरल, केरल, ठीक है। तो दोस्तों कोई कोई बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा होता है जो, मतलब ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो तमिलनाडु की भी सीमा पर हैं, केरल की भी सीमा पर हैं और कर्नाटक की भी सीमा पर हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों राज्यों में आते हैं। कोई राज्य ये नहीं कह सकता ये मेरा बायोस्फीयर रिजर्व है, मेरा है, ठीक है, क्यों भाई तीनों की सीमा पे आ रहे हैं तो तीनों के होंगे ना, तो इसीलिए। तो दोस्तों यहाँ ये नेशनल पार्क तीनों की वो बायोस्फीयर रिजर्व तीनों की सीमा पर हैं, इसलिए तीनों राज्य में आते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला हो गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, आपको अभी पढ़ाया था। और इसमें हो गया गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों असम। तो असम में दोस्तों एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, और मानस नेशनल पार्क भी है, मानस नेशनल पार्क भी है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क भी और मानस एलिफेंट रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है दोस्तों, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, जैसे मुझे याद हो गए हैं, ये सब रटे हुए हैं। क्यों रटे हुए हैं, क्योंकि मैंने बार बार रिवीजन किया है। तो ऐसे आप भी करेंगे तो आपको भी सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में दोस्तों है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, एक ही है। तो उड़ीसा में दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है। पढ़ा, जब आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा नेशनल पार्क जब पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए एक चीज़ से कितनी चीज़ रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हेरिटेज साइट जो होती है उसमें वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जो दोस्तों बांग्लादेश से बनाता है भारत, उसी में ये आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो सुंदरवन है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप समझ जाइएगा। और दोस्तों और यहाँ पर मैंग्रोव जो ट्री होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचबड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब दोस्तों जो मध्य प्रदेश में की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है दोस्तों, हाईएस्ट पीक मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों सिक्किम। तो सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, और कंचनजंगा दोस्तों नेशनल पार्क भी है यहाँ, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है यहाँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, और कंचनजंगा तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट एवरेस्ट नहीं है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं है, वो कहाँ की है, नेपाल की। अब भारत की बात करूँ तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। K2 जिसे बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन K2, ठीक है। और दोस्तों और मैं बात करूं तो ये अगस्तमाला माउंटेन पर आता है। कौन से माउंटेन पर आता है ये, अगस्तमाला माउंटेन पर, अगस्तमाला माउंटेन रेंज है ये, वहाँ पर आता है,
ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों लास्ट राज्य है जहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है, और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में केवल एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। अब दोस्तों ये जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, ये दोस्तों होम है किसका किसका होम है ये? तो ये दोस्तों होम है मॉलिंग जो नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। मॉलिंग जो नेशनल पार्क है उसका ये घर है, ठीक है। जो आपने पढ़ा होगा मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश वाला, उसी का ये घर है, मतलब वहीं है आता है, मॉलिंग नेशनल पार्क इसी के अंदर आता है, ठीक है। और दोस्तों आपको अब ध्यान रखने हैं बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कौन कौन से किस राज्य में, मैंने आपको सब क्लियर बता दिया और उनकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी दे दी। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ते रहिए स्टैटिक जीके, और अगर आप रोज़ पढ़ेंगे, ये वीडियो रोज़ देखेंगे, तो दोस्तों आपकी इतनी कंठस्थ हो जाएगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, और दोस्तों अब मिलते हैं कल करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के साथ। तो दोस्तों आप जानते ही हैं जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो सुबह 9 बजे होती है, और स्टैटिक जीके की शाम को 9 बजे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और घर से ना निकलें।